सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक इश्तिहार दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, जिस पर लिखा है तलाश है एक कब्र की। मोसाद के उस एजेंट की कब्र जो इजराइल का नेशनल हीरो और सीरिया का सबसे बड़ा गद्दार था। एक समय उसे सीरिया का डिफेंस मिनिस्टर बनाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में पर्दाफाश हो गया। फिर मई 1965 में उसको सरेआम फांसी दे दी गई और उसकी डेड बॉडी को किसी अनजान जगह पर दफन कर दिया गया। 59 बरस बाद इजराइल की सरकार उसके अवशेष लाने की कोशिश कर रही है। कौन था वो एजेंट? वो इजराइल से सीरिया क्यों और कैसे पहुंचा, और इजराइल सरकार अब उसके अवशेष क्यों लाना चाहती है? नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप खबरगांव का खास कार्यक्रम राजदूत देख रहे हैं। साल था 1961, फरवरी का महीना था। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में शाम हो रही थी। तभी एक सूट बूट पहना शख्स अरब क्लब में दाखिल हुआ। इसका नाम था कमाल अमीन थाबेत। अरब क्लब अरब देशों से अर्जेंटीना पहुंचे एलीट लोगों का क्लब था। क्लब में थाबेत की मुलाकात हुई अब्दुल लतीफ अल खैसन से। ये सीरिया के मूल के थे और अर्जेंटीना में अरबी भाषा का एक अखबार भी चलाते थे। सीरिया और आसपास के देशों में बड़ा रसूख था उनका। थाबेत ने जल्दी उन्हें अपनी बातों में ढाल लिया और फिर अपनी मंशा बताई कि मैं कुछ अरब देशों में घूमना चाहता हूँ, सीरिया भी जाऊंगा और मुझे कुछ टूरिज्म कंपनियों का करना है प्रचार। आप एक रिकमेंडेशन लेटर मुझको लिख करके दे दीजिए। अब्दुल लतीफ ने ये बात मान ली। उन्होंने लबनान में अपने कुछ दोस्तों और सीरिया में अपने बेटे के नाम से लेटर लिखकर थाबेत को दिया। उसी दौरान सीरिया में ज़बरदस्त राजनीतिक हलचल चल रही थी। पीरियड पे ध्यान दीजिए आप। सितंबर 1961 में सीरिया में एक सैन्य तख्ता पलट हुआ, मिलिट्री कू, और उसने यूनाइटेड अरब रिपब्लिक यानी कि यूएआर छोड़ने का ऐलान किया। अब ये जो यूएआर था, इसका गठन हुआ था 1958 में और इसके तहत सीरिया को इजिप्ट के स्ट्रक्चर में ढाला जाना था। जब आप नक्शा देखेंगे तो सीरिया और इजिप्ट की कोई सीमा आपस में लगती नहीं है, उनके बीच सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है। अब कई मुद्दों पर इसीलिए इन दो यूनिट्स में मतभेद भी थे। सीरिया में एक धड़ा यूनियन के बिल्कुल खिलाफ था। इसके बावजूद 1958 में समझौता कर ही दिया गया, मगर जल्द ही जो क्रैक्स थे दिखने लगे दोनों यूनिट्स में। सितंबर 1961 में तख्ता पलट करने वाला गुट यूनाइटेड अरब रिपब्लिक का विरोधी था। उसने पहली फुर्सत में इजिप्ट से अलग होने की घोषणा कर दी और इसके बाद यूआर के समर्थकों को बनाया गया निशाना, जैसा कि होता ही है। इनमें एक नाम जनरल अमीन अल हाफिज का भी था। वो फौज में बड़े पद पर थे और उन्हें बर्खास्त लेकिन किया नहीं गया। मिलिट्री अटैचे बनाकर अर्जेंटीना भेज दिया गया, एक तरह से निर्वसन। आगे चलकर थाबेत के जीवन में इन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। अब अमीन और थाबेत की पहली मुलाकात कैसे हुई थी एग्जैक्टली, इसको लेकर के दो अलग अलग थेरीज हैं। एक धड़ा कहता है कि वो अर्जेंटीना में ही मिले थे और थाबेत ने उनकी वापसी में हर संभव मदद देने का वादा किया था कि मैं हेल्प करूंगा आपके रिपैट्रिएशन में। दूसरे धड़े का मानना है कि अर्जेंटीना में कोई मीटिंग इनकी हुई नहीं। खुद अमीन ने 2001 में अल जजीरा को एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि जब मैं अर्जेंटीना पहुंचा तब थाबेत वहां पे नहीं थे। बहरहाल जनवरी 1962 में लेबनान पहुंचते हैं थाबेत। फिर वहां से कार में दमिश्क आते हैं। थाबेत ने सीरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस पहले शुरू किया। दमिश्क के पॉश इलाके अल रुमैना में घर किराए पर लिया। ये इलाका डिप्लोमेट्स और फौज के दफ्तरों से भरा पड़ा था। मतलब एक तरह से दिल्ली का अगर आपको पैरेलल चाहिए तो लुटियंस और चाणक्यपुरी का मेल हो जाएगा। अब थाबेत ने अर्जेंटीना से मिले रिकमेंडेशन लेटर्स का बखूबी इस्तेमाल किया और इसके ज़रिए उन्हें रसूखदार लोगों से मिलने का मौका भी मिला। जल्दी सीरियाई सत्ता प्रतिष्ठान की नज़र में आ गए। मंत्री और आर्मी ऑफिसर्स उनके सामने राज जाहिर करने लगे और थाबेत को इसी चीज़ का इंतज़ार था। उन्होंने ये राज मोर्स कोड और गुमनाम शिपमेंट्स के ज़रिए अपने हैंडलर्स तक पहुँचाने शुरू कर दिए और ये हैंडलर्स इजराइल में बैठे थे। खुद थाबेत इजरायली डिफेंस फोर्सेस आईडीएफ के सीक्रेट यूनिट 181 के एजेंट थे और उनका असली नाम था, आपने गैस भी किया होगा, एली कोहेन। 1963 में यूनिट 181 को मोसाद का हिस्सा बनाया गया और तब से कोहेन मोसाद के लिए ही काम करने लगे। कोहेन का जन्म वैसे इजिप्ट में हुआ था। कुछ समय उनका परिवार सीरिया में भी रहा और फिर वो इजराइल में बसे। कोहेन ने एक दफ़ा मोसाद में शामिल होने की कोशिश भी की, लेकिन उन्हें रिजेक्ट किया गया। बाद में उन्हें आईडीएफ की इंटेलिजेंस एजेंसी अमन ने खुद ढूंढा और ट्रेन भी किया। कोहेन फिजिकली बहुत फिट या एथलेटिक नहीं थे, लेकिन कई भाषाओं को जानते थे और पीपल पर्सन थे। लोगों से घुलने मिलने में उनकी महारत थी और बड़ी कमाल की उनकी याददाश्त थी।
अमन को उनकी ये खूबियाँ बड़ी पसंद आई, क्योंकि एक एजेंट में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और फिर उन्हें ट्रेन कर एक नई पहचान इस्टेब्लिश कर दी गई। इसी नई पहचान के सहारे कोहेन पहले स्विट्ज़रलैंड भेजे गए, वहाँ से अर्जेंटीना और फिर लेबनान होते हुए, जैसे हमने पहले भी बताया, सीरिया। एक दिलचस्प फैक्ट आपको याद रखना चाहिए यहाँ पे कि अमन शुरुआत में एली कोहेन के साले शमी माइकल को हायर करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मना किया और वो इज़राइल में ही रहे, और उन्हें इज़राइल के सबसे महान कवियों में शुमार किया जाता है। बहरहाल कोहेन को सीरिया से सीक्रेट जानकारियां चुराने के लिए याद किया जाता है, लेकिन ये उनका पहला मैंडेट नहीं था। पहला मैंडेट था एक नाज़ी क्रिमिनल अलायस ब्रूनो का पता खोजना। ब्रूनो एडोल्फ आइखमन का डिप्टी था। आइखमन ने गैस चैम्बर्स में हज़ारों यहूदियों की हत्या की थी, आप जानते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो अर्जेंटीना भागा। बहुत सारे और नाज़ियों की तरह ये लोग पूरे साउथ अमेरिका में जाके बसे थे, कई लोग अर्जेंटीना में थे। 1961 में मोसाद ने उसे अर्जेंटीना में किडनैप किया और फिर उठाकर इजराइल लाए, और जून 1962 में उसे फांसी दे दी गई। एक बड़ा टेलीवाइज्ड ट्रायल चला, फिल्म भी बनी हुई है। जब आइखमन का ट्रायल चल रहा था, उसी समय मोसाद ब्रूनो को भी खोज रही थी। इन्हें पता चला कि सीरिया में छिप करके रहता है, और उन्होंने कोहेन को उसकी लोकेशन तलाशने के लिए कहा ताकि उसे भी आइखमन की तरह उठाया जा सके। हालांकि इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई। ब्रूनो की तलाश बाद में भी जारी रही। 1980 में एक दफ़ा उसे मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन वो बचता रहा, और 2001 में 89 साल की उम्र में सीरिया में ही उसकी मौत हुई। खैर, कुछ समय बाद कोहेन का फोकस सीरिया की राजनीतिक उठापटक पर आने लगा। उन दिनों सीरिया तख्तापलट और विद्रोह के अंतहीन चक्र से गुजर रहा था। बार बार कोई ना कोई आकर के जो पहले से बैठा था उसे डिपोज कर देता था। थाबित को बदलाव का अंदाज़ा हो ही गया था। माइकल बिन ज़ोहार और निसिम मिशाल अपनी किताब मोसाद द ग्रेटेस्ट मिशन ऑफ द इज़राइल सीक्रेट सर्विस में लिखते हैं, कोहेन ने अपने दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने बाथ पार्टी के नेताओं से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी, और बाथ पार्टी को खूब सारा डोनेशन भी दिया। पैसे की कोई कमी नहीं थी, इजराइल से आ रहा था। आखिरकार 8 मार्च को एक सैन्य तख्ता पलट हो ही गया, और इसमें बाथ पार्टी ने सत्ता को हथियाया। अमीन अल हाफिज को अर्जेंटीना से वापस बुलाया गया और उन्हें दी गई डिफेंस मिनिस्ट्री। 3 महीने बाद एक और तख्ता पलट हुआ, और इस दफ़ा अमीन अल हाफिज सीधे प्रेसिडेंट बने, और उनकी सरकार में कोहेन के कई करीबी लोग शामिल भी हुए, और इस तरह एली कोहेन की एंट्री सीरिया की कैबिनेट तक हुई। कोहेन की महफिलें अब और अतरंगी हो रही थी। कोई न्योता मिलने के बाद अगर कोहेन की पार्टी में नहीं आता, थाबित की पार्टी में, तो उसे सीधे सीधे प्रेसिडेंट की इंसल्ट समझा जाता। कोहेन को सरकारी रेडियो पर डिस्कशंस के लिए भी बुलाया जाने लगा, और राष्ट्रपति अपनी पर्सनल बातचीत उनसे साझा करने लगे। सीरिया के कई आर्मी जनरल्स इससे खार खाते थे, गुस्से में कहा भी करते थे कि सीरिया का ऐसा कोई मिलिट्री सीक्रेट नहीं बचा जो थाबित को नहीं पता होगा। इसी सीक्रेट की बदौलत इजराइल ने सीरिया को काबू में किया। सीरिया अटैक करने की जैसी ही सोचता, उससे पहले ही उस पर बमबारी हो जाती। कैबिनेट में फैसला आज होता, अगली सुबह इजराइल के सरकारी रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होता। कोई भी सीक्रेट सेफ नहीं था, और तब वहाँ की खुफिया एजेंसी को शक हुआ कि यार कोई हाईली प्लेस्ड इनसाइडर है सरकार में। लेकिन इतने रेडियो ट्रांसमिशन के बीच में एक जासूस को कैसे पकड़ा जाता? हर कोई रेडियो का यूज़ कर रहा है। उनकी किस्मत खुली जनवरी 1965 में, जब सोवियत संघ ने नई तकनीक वाले सुरक्षा उपकरण सीरिया भेजवाए। जिस रोज़ ये नए इक्विपमेंट आए, उनकी जांच के लिए फौज ने अपना ट्रांसमिशन, जो सरकारी ट्रांसमिशन था, 24 घंटे के लिए बंद किया कि इनको कैलिब्रेट करेंगे। अब ये बात कोहेन को पता नहीं थी, और उन्होंने तय समय पर मैसेज भेजने की कोशिश की, जिस टाइम पे इजराइल में हैंडलर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये मैसेज पकड़ में भी आए। जब टेक्नीशियंस ने पता बताया तो खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को यकीन नहीं हुआ कि भाई तू जानता नहीं है कि किसका एड्रेस बता रहा है, क्योंकि कमाल थाबित के घर का पता था। एक अधिकारी ने झल्लाते हुए कहा भी कि ये नहीं हो सकता है, कोई दिक्कत हुई है या धोखा हुआ है। दरअसल थाबित उर्फ एली कोहेन को बाथ पार्टी के कैबिनेट में जगह देने की बात चल रही थी। लोग मान के चल रहे थे कि मिनिस्टर बनेंगे, और उन पर कैसे शक किया जा सकता था, और वो भी एक टेक्नीशियन की बात पे। लेकिन कुछ घंटों बाद फिर से वहीं से ट्रांसमिशन सिग्नल आया, और इस बार आर्मी ने वहाँ छापा मारा। एली कोहेन कमरे में इक्विपमेंट के साथ में मिल गए, और वहीं पे उन्हें अरेस्ट किया गया। बेइंतहा टॉर्चर उन्हें जेल में किया गया, और आखिरकार उन्होंने अपनी पहचान को स्वीकार भी किया कि मैं एक स्पाई हूँ। 24 जनवरी 1965 को एक सीरियाई अधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल शैतान है, सेटन, और एली कोहेन उस शैतान का एजेंट। कोहेन की गिरफ्तारी ने सीरिया को सन्न किया।
सीरिया की सरकार ने कोहेन के 69 दोस्तों को अरेस्ट किया। 69, 400 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की गई और उन्हें शक था कि कोहेन अकेले इतना बड़ा ऑपरेशन तो नहीं चला सकते, ज़रूर इनके और लोग हैं। जब ये खबर इजराइल पहुंची तो वहाँ भी हंगामा हुआ। कोहेन के परिवार ने फ्रांस के सबसे कद्दावर वकीलों में से एक जैक मोसिए को हायर किया। जो फीस थी वो इजरायली गवर्नमेंट दे रही थी उनकी। जैक ने सीरिया के नेताओं के साथ डीलिंग की कोशिश की, लेकिन कोहेन को छोड़ने की मांग सीरिया ने ठुकराई, क्योंकि बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट था उनके लिए। कोहेन का ट्रायल बंद कमरे में चला, ट्रीजन का इल्ज़ाम था, कोई वकील रखने की इजाज़त नहीं मिली। ट्रायल के कुछ हिस्से ज़रूर वहाँ के सरकारी टेलीविज़न पर दिखाए गए और 31 मार्च को उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। यहाँ भी इजराइल ने कोशिश छोड़ी नहीं, बैकडोर ऑफर्स दिए। अप्रैल और मई 1965 में जैक मेसिए 3 दफ़ा सीरिया गए और उन्होंने इजराइल की तरफ से टर्म्स भी रखी कि अगर आप छोड़ते हैं तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इजराइल कोहेन के बदले करोड़ों डॉलर्स देने को तैयार था। 11 स्पाइस को छोड़ने को तैयार था जो सीरिया के थे, मगर बात नहीं बन पाई। फिर एली कोहेन की जो पत्नी थी नादिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपील की कि माफ़ कर दीजिए। पोप से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन के राजनेताओं, दार्शनिकों और दूसरी शख्सियतों ने भी खूब लेटर्स लिखे, लेकिन सीरिया की सरकार नहीं मानी। आखिरकार 18 मई 1965 को एली कोहेन को नींद से जगाया गया। उन्हें अपने परिवार वालों के लिए एक आखिरी ख़त लिखने को कहा गया और इसके बाद उन्हें फांसी दे दी गई। उनकी लाश को कई घंटों तक उतारा भी नहीं गया, पब्लिक में था वो सब। बाद में उन्हें किसी अनजान जगह पर दफन कर दिया गया और पिछले 59 सालों से उनका परिवार और इजराइल की सरकार उनके अवशेषों को वापस लौटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार ही किया जाता रहा। दूसरी तरफ मोसाद अलग से ऑपरेशन चला ही रही। उसने कब्र पता लगाने के लिए काफ़ी पैसा खर्च किया है ऑलरेडी। उनके कई एजेंट्स ग्राउंड पर उतरे। इसी क्रम में जुलाई 2018 में उन्हें एली कोहेन की घड़ी मिल गई, लेकिन कब्र का पता नहीं चला। रिपोर्ट्स हैं कि सीरिया सरकार ने उनकी कब्र बार बार बदली ताकि मोसाद उसका पता न लगा सके। अब इस मामले में एक नई उम्मीद जागी है। 8 दिसंबर 2024 को विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS ने बशर अल असद का तख्ता पलट कर दिया। हमने आपको राजदूत में बताया भी है। HTS पश्चिमी देशों के साथ अच्छे रिश्ते की बात कर रहा है और इस बीच इजराइल ने एली कोहेन के अवशेष ढूंढने की कवायद फिर शुरू की है। लेबनानी मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने सीरिया और कुछ सूत्रों को एक्टिव किया है, सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बात कर रहा है वो। कोहेन के अलावा 2 इजरायली सैनिकों की कब्रें भी तलाशी जा रही हैं। 1982 में लेबनान में सीरियन आर्मी के साथ लड़ाई के बाद उनका पता नहीं चला है। 2019 में रूस के कहने पर एक इजरायली सैनिक के अवशेष लौटाए गए थे और तब इजराइल ने सीरिया के 2 कैदियों को भी रिहा किया था। जाते जाते एली कोहेन की आखिरी चिट्ठी आप सुनते जाइए। उन्होंने लिखा था, मैं अपने आखिरी शब्द लिख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि तुम हमेशा एकजुट रहोगे। मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो अपना खूब ख्याल रखे और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे। मेरी प्यारी नादिया, तुम फिर से शादी कर लेना ताकि हमारे बच्चों को पिता का साया मिल सके। तुम उस मामले में पूरी तरह से आज़ाद हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत पर मातम मनाया जाए, बल्कि भविष्य का ख्याल करना। मैं तुम्हें आखिरी चुंबन भेज रहा हूँ। मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। तुम्हारा एली। लेकिन नादिया कोहेन ने कभी दूसरी शादी नहीं की। एली कोहेन का चैप्टर हम यहीं पे रोक रहे हैं। कुछ बोनस खबरें जरूर लेके जाइए। पहली खबर जर्मनी से। जर्मनी में ओलाफ शोल्स की सरकार गिर गई है। 16 दिसंबर को संसद में विश्वास मत हार चुके हैं शोल्स नवंबर से अल्पमत की सरकार चला रहे थे। उन्होंने अपने वित्त मंत्री क्रिस्टियन लिडनर को बर्खास्त कर दिया था और इसके बाद लिडनर की पार्टी फ्री डेमोक्रेट्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसी तरह शोल्स अल्पमत में गए और उन्हें बिल पास कराने में मुश्किलें आने लगीं। ऐसे में उनके पास सबसे बेहतर विकल्प चुनाव में जाने का था, लेकिन वो सीधे संसद भंग नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने विश्वास मत हासिल करने की एक कोशिश की। जर्मनी में अगला संसदीय चुनाव फरवरी 2025 में कराया जाएगा। मौजूदा समय में शोल्स की पार्टी सोशल डेमोक्रेट्स की हालत बड़ी खस्ता है। उनके लिए अगले चुनाव में सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। वैसे भी कोalition चला रहे थे। दूसरी खबर कनाडा से है। 16 दिसंबर को कनाडा की डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने अपने पद से इस्तीफा दिया। चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पर निशाना साधा। लिखा कि ट्रूडो को पॉलिटिकल गिमिक्स के बजाय असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आप जानते ही हैं पिछले कुछ समय में ट्रूडो की लोकप्रियता को काफ़ी हिट मिला है। ओपिनियन पोल्स में हार लगभग तय दिख रही है। ऐसे में फ्रीलैंड का इस्तीफा उनके लिए नई मुसीबत लेकर आया है। कुर्सी छोड़ने का दबाव भी बढ़ रहा है। आज का राजदूत यहीं तक। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह खबरगांव के लिए ये जो राजदूत हम ला रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारी, पूरा रिसर्च हमारे साथी अभिषेक ने किया है और इसे रिकॉर्ड किया है निवेदिता और अभिषेक ने। हमारे पास में 3 अभिषेक हैं। आप देखते रहिए खबरगांव।